बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 202 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 203 मुलाहिजा फरमाए। वैसे तो दरवाजा पुरानी साख्त का और कमजोर ही मालूम होता था, लेकिन मैं फिलहाल उसे अपने कंधे की एक या दो टकरों से तोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि नौजवान के कंधे पर क्लचकोफ मौजूद थी। मेरा दरवाजा तोड़कर निकलने और उस तक पहुंचने से पहले ही मेरा काम तमाम हो सकता था। मैं सब्र सुकून से इंतजार करने लगा। चलने बाद ही मोटा लौट आया। उसके हाथ में रस्सी का लच्छा था। 2 कदम दूर से ही उसने वो नौजवान की तरफ उछाल दिया और वापसी के लिए मुड़ते हुए बोला, जरा अच्छी तरह बांधना, सुना है आदमी खतरनाक है, तुम भी जरा मेरे साथ आ जाओ ना। नौजवान उठते हुए बोला, 1 से 2 भले रहेंगे, काम भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मुझे कोई और काम नहीं है। मोटा जरा बिगड़ कर बोला, इसमें कौन सी देर लगेगी यार। नौजवान जरा मिन्नत से बोला, कमबख्त मेरे काम को मुश्किल बना रहा था। आखिर मोटा गोया बादल नख्वास्ता उसके साथ कोठरी की तरफ बढ़ा। मैंने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई। यूं तो मुझे भरोसा था कि नौजवान की कनपट्टी पर मेरा कराटे का एक ही भरपूर वार भी कारगर साबित हो सकता था, लेकिन मैं जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। और खतरा बहरहाल बढ़ चुका था, क्योंकि वो 1 से 2 हो चुके थे। भारी भरकम शख्स नौजवान के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक मालूम होता था। मुझे एक कोने में शराब की 2-3 खाली बोतलें पड़ी नजर आई। 2 अद्दे थे, एक पूरी बोतल थी। मैंने फुर्ती से 2 उठा ली और दरवाजे के साथ ही दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो दोनों आगे पीछे आ रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि पहले नौजवान ही कोठरी में दाखिल होगा। यूं ही बाहर से दरवाजे का बुलेट उठाया गया और एक हेबले ने कोठरी में कदम रखा। मैंने उसके सर पर पूरी कुव्वत से बोतल रसीद की। मेरा अंदाजा था कि उस सर्फ के बाद उसके जिंदा रहने का इम्कान बिल्कुल कम था, लेकिन मैंने उस वार का नतीजा देखने में एक लम्हा भी साया नहीं किया और उसके पीछे आते हुए लहीम शहीम शख्स के पेट पर एक जोरदार लात रसीद की। मेरा ख्याल था कि वो उलट कर पीछे जा गिरेगा, लेकिन वो किसी गैंडे से कम नहीं था। महज लड़खड़ा कर रह गया। ताहम मेरे लिए इतना भी काफी था। मैंने उस पर छलांग लगाई। हम दोनों कोठरी के दरवाजे से बाहर तक गली में आन गिरे। गिरते गिरते उसने क्लचकोफ कंधे से उतारना चाही थी, लेकिन वो उसके अपने वजनी वजूद के नीचे दब कर रह गई थी। उसने मुझे उछाल कर अपने ऊपर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैं अब ऐसा करने वाला भी नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस बात की थी कि उसके हल्क से कोई आवाज न निकल पाए, क्योंकि अभी मुझे ये इल्म नहीं था कि कितने फासले पर कितने लोग मौजूद थे। अगर आसपास कहीं कुछ लोग मौजूद थे और उन्हें अंदाजा हो जाता कि नीचे कुछ गड़बड़ थी, तो मेरी जिद्दोजहद बेकार चली जाती। मैंने मोटे पर छलांग लगाते ही उसकी गर्दन कोहनी के नीचे दबा ली थी। नौजवान को भी बेहोश होने या मरने से पहले शायद यही महसूस हुआ हो कि कोठरी का दरवाजा खुलते ही कोई बला उन पर टूट पड़ी थी, और मोटे को भी यकीनन कुछ ऐसा ही लगा होगा। मुझे उसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दरवाजा खुलते ही उन पर कोई कयामत टूट पड़ेगी। मोटे को संभलने का जरा भी मौका मिल जाता तो वो मेरे लिए एक मुश्किल शिकार साबित हो सकता था, लेकिन बेचारा बेखबरी में मारा गया था। इससे पहले कि वो किसी तरह मेरे नीचे से निकल पाता, मैंने उसी बोतल से उसकी खोपड़ी पर भी वार किया और वो वहीं साख्त हो गया। बोतल मजबूत थी, अब भी टूटी नहीं थी। मैंने एहतियातन एक वार और किया। मोटे की खोपड़ी लोहे के गोले की तरह मजबूत मालूम होती थी, लेकिन वो यकीनन पहले ही वार में बुरी तरह चटक चुकी थी। मगर शायद उस वक्त मुझ पर कुछ सफाकी तारी थी जो मैंने एक वार को काफी नहीं समझा था। कई सेकंड तक जब उसने जुम्बिश न की तो मैंने उसे छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। कोठरी में वापस आकर मैंने नौजवान का जायजा लिया। वो ऊंधा पड़ा था। कोठरी में स्विच बोर्ड मौजूद था। मैंने स्विच दबाया तो एक मरियल सा बल्ब रोशन हो गया। मैंने देखा नौजवान की नाक से खून की पतली सी लकीर बहकर फर्श पर फैल रही थी, और खोपड़ी पर जहां बोतल लगी थी वहां से भी खून बह रहा था। उसके आधे से ज्यादा बाल खून में तर हो चुके थे। इतनी सी देर में ही उसकी आंखों का निचला हिस्सा नीला होने लगा था। मैंने ये देखने की जहमत नहीं की वो जिंदा था या मर चुका था। मैं मोटे को भी घसीट कर कोठरी में ले आया। मैंने उन दोनों की तलाशी लेके शायद उनके पास क्लचकोफ से छोटी कोई गन मौजूद हो, लेकिन दोनों के पास क्लचकोफों के अलावा कोई हथियार नहीं था। मजबूरन मुझे एक क्लचकोफ ही उठाना पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था बाज हालात में मुझ जैसे आदमी के लिए क्लचकोफ जैसा हथियार फायदेमंद साबित होने के बजाय बोझ बन जाता था। उन दोनों को कोठरी में छोड़कर बुलेट चढ़ाने के बाद मैंने गर्दोपेश का जायजा लिया। कोठरी के एक कोने पर मुझे स्याह दीवार नजर आई। करीब से देखने पर मालूम हुआ वो लोहे का स्याह और सपाट गेट था जो दूसरी तरफ से मकफिल था। मैंने उसे हिलाने जुलाने की कोशिश नहीं की। मुमकिन था दूसरी तरफ कहीं किसी को एहसास हो जाता कि उधर कुछ गड़बड़ थी। जिस नौजवान और पक्की उम्र के अफराद को मैंने कोठरी में छोड़ा था, उनकी जेबों से मुझे कोई चाबी वगैरह नहीं मिली थी। कोई अब मेरे पास इंतखाब का मौका नहीं था। मेरे सामने एक ही रास्ता खुला नजर आ रहा था और वो सीढ़ियां थी। मैं दीवार से लगकर नहायत मोहतात अंदाज में सीढ़ियों तक पहुंचा। रोशनी की रसाई सिर्फ निचली चंद सीढ़ियों तक थी। उसी ऊपर सीढ़ियां बतदरीज तारीकी में मद्धम हो रही थी।
मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि ये सीढ़ियां कहाँ जा रही थी, लेकिन मुझे बहरहाल उन भूल भलियों से निकलने की कोशिश करना तो थी। इसलिए मैं अल्लाह का नाम लेकर दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। कलशनकोप मेरे हाथ में थी और मैं सर उठाए मुसलसल ऊपर देखते हुए आहिस्तगी से एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था कि कहीं ऊपर से मुझ पर भी उसी तरह कोई कयामत न टूट पड़े जिस तरह मैं उन दोनों पर टूट पड़ा था जो बेचारे मुझे रस्सी से बांधने आ रहे थे। जो मैं ऊपर जा रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रास्ते में एक जगह मुझे सीढ़ियों की दीवार में बल्ब भी लगा नजर आया, लेकिन मैंने उसका स्विच तलाश करने की कोशिश नहीं की। मेरे हक में अंधेरा ही बेहतर था। जिस हद तक देखा जा सकता था उतना मुझे उस अंधेरे में भी नजर आ रहा था। मुझे कुछ यूं लग रहा था जैसे मैं किसी मीनार की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन उस मीनार में कहीं से रोशनी नहीं आ रही थी। सीढ़ियों का इख्तिताम एक राहदारी में हुआ, लेकिन जरा गौर से देखने पर अंदाजा हुआ तो वो राहदारी नहीं, कपड़ों की एक बहुत बड़ी अलमारी थी। उस वार्डरोब में 2-3 दराजकद और जिसीम इंसान आसानी से चल फिर सकते थे। उसमें एक पाइप पर 50 हैंगर्स लटके हुए थे, मगर किसी हैंगर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक तरफ जूतों के रैक थे, वो भी खाली थे। मुस्ततिल कमरे से मुशाबा उस वार्डरोब में लाइट्स भी मौजूद थी, लेकिन मैंने उन्हें ऑन नहीं किया। मुझे अलमारी का दरवाजा भी जल्द ही नजर आ गया, लेकिन मैंने उसे भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ऐन उसी वक्त मुझे किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी थी। बंद अलमारी में आवाज कुछ इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि आवाज दूर की नहीं थी। उसके बाद बैक कई अफराद के बोलने की आवाजें आई, जिनमें एक निस्वानी आवाज भी शामिल थी जो मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैं उस पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। मेरे समझ में न आया कि यह आवाज यहाँ क्यों कर सुनाई दे रही थी। फिर मैंने खुद ही अपने आप को समझाया कि इसमें हैरत की भी ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अभी तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वार्डरोब के दरवाजे में की होल मौजूद था। मैंने उसे आंख लगाई तो अलमारी के सामने दबीज रेशमी पर्दे झूलते नजर आए, जो गालबन छत से लेकर फर्श तक आवेजा थे। ताहम ये पर्दे अलमारी के दरवाजे के सामने शक थे। उनके दरमियान 1.5-2 फुट का फासला नजर आ रहा था। मेरे देखने के लिए इतना फासला भी काफी था, क्योंकि पर्दे दरवाजे के करीब ही थे। इसलिए उस दरमियानी खला से भी उस तवीलो आरीज कमरे का बेहतर हिस्सा नजर आ रहा था जो उस वक्त मेरे सामने था। कमरे का मंजर तो बाद की बात थी, पहले तो उस कमरे को देखना ही मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस था। मैंने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया। वो कासिम बिजली के महल नुमा मकान का ड्राइंग रूम था, जहां मेरी बहुत देर उसके साथ नशिस्त रही थी। उसी कमरे में मेरी फरहीन के साथ मुलाकात हुई थी जब वो कासिम बिजली से मिलने आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक अजीबो गरीब और पुरअसरार रास्ते से ऊपर आने के बाद कासिम बिजली के ड्राइंग रूम में खड़ा था। कमरे का मंजर भी खासा हैरान कुन था। वहाँ एक मीटिंग का सा समा था और काफी तादाद में मुअज्जिजीन वहाँ जमा थे, जिनमें सरफहरिस्त नादर उर्फ नोजी था, जिसके चक्कर में पड़कर मैं इतना ख्वार हो रहा था। वो लकड़ी की एक कैबिनेट से टेक लगाए खड़ा था। उसका दायां हाथ उस वक्त भी सफेद पट्टी के छोले में था और हाथ पर भी पट्टियां लिपटी हुई थी। कमरे में माजूर जानू भी मौजूद था। वो हाथ में गिलास लिए अपने पैरों पर टहल रहा था। गिलास शराब का मालूम होता था। सामने ही सोफे पर कासिम बिजली की जुड़वा बेटियां तानिया और सानिया मौजूद थी। मैंने जो निस्वानी आवाज सुनी थी वो उन्हीं में से किसी एक की थी। दूसरे सोफे पर घनी दाढ़ी मूछों वाले 2 बारोब और वजीहा नौजवान मौजूद थे। वो कुछ ऐसे नौजवान भी नहीं थे, उनकी उम्रें 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो मुझे सिर्फ कंधों तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें महज इस हद तक देखकर भी उनकी शख्सियत की खूबसूरती और वजाहत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। हुलिये और रख रखाव से वो किसी कबायली सरदार के बेटे मालूम होते थे। वो तानिया और सानिया की तरह हम शक्ल तो नहीं थे, लेकिन दोनों की शक्ल में कासिम बिजली का अक्स झलक रहा था और मेरे लिए अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो कासिम बिजली के बेटे थे, जो उसकी पहली बीवी के बतन से थे, यानी तानिया और सानिया के सुतेले भाई। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उन 4 बहन भाइयों में कम अज कम फिलहाल तो सगे सुतेले वाले इम्तियाजात और तासुबात मौजूद नहीं थे। कासिम बिजली की मौत के वक्त ये दोनों भाई मुल्क से बाहर थे। शफी शाह ने मुझे बताया था कि उनके नाम राहील और शर्जील थे। सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बैरानुमा शख्स को देखकर हुई जिसे मैंने जानू के रेस्तोरां में देखा था और जिसके बारे में चंबेली ने मुझे बताया था कि वो दर हकीकत बैरा नहीं, बहरा और गूंगा था। सूखा, लंबा और कमर खुमीदा सा वो स्याह फाम शख्स जिसकी नाक तोते की चोंच जैसी थी। वो अब भी बास्केट और धोती में था और उसके बालों में आटे के जर्रात नजर आ रहे थे। मेरे लिए उसकी मौजूदगी हैरत का बायस नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि वो स्याह फाम गूंगा बहरा इस वक्त रवानी से अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोल रहा था और वही सदर मजलिस मालूम हो रहा था। उसी लम्हे मेरे ज़हन में झनाका सा हुआ और यकलख्त मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हमाकत हुई थी। महज मामूली सी ज़ाहिरी तब्दीलियों की वजह से मैंने उस शख्स को पहली नजर में नहीं पहचाना था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा जहन उस वक्त नोजी में फंसा हुआ था, वरना इतनी सीधी सी बात मेरे जहन में आ जानी चाहिए थी। वो दर हकीकत डॉक्टर बर्नार्ड था। पहले वो इसलिए गूंगा बहरा बना हुआ था कि उसे गालबन उर्दू बोलने नहीं आती। अपने आप को स्याह फाम बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा।
उसने किसी रंग या केमिकल का सहारा लिया होगा। आंखों का रंग भी गालबन कॉन्टेक्ट लेंस की मदद से बदला हुआ था और बहरूप भी ऐसा धारा हुआ था कि उस पर सफेद फार्म होने का तो कोई शुबा भी नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे अपने आप पर अफसोस था कि मैंने चंद वाज़ेह निशानियां देखने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया था। वो बतौर खास किसी से मुखातिब नहीं था, बल्कि कुछ इस तरह बात कर रहा था जैसे किसी मीटिंग से खिताब कर रहा हो। हमने जितनी भी तकलीफें उठाई और हमें जितनी भी बर्बादी का सामना करना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही शख्स है। फिर उसका रोए सुखन गालबन राहेल, शर्जील, तानिया और सानिया की तरफ हो गया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाप को भी उसने कत्ल किया था। वो यकीनन मेरा ही जिक्र कर रहा था। दिल चाहा आगे बढ़कर गालिब का मिसरा पढ़ूं, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में है। मैंने अपने आप को उस हरकत से बाज रखा। बगैर सोच समझे कमरे में घुसकर मैं बिला ताखीर चचा गालिब के पास भी पहुंच सकता था, इसलिए मैंने वहीं रहते हुए और क्लचकोफ को ज्यादा मजबूती से थामते हुए डॉक्टर बर्नार्ड के इरशादात पर तवज्जो मरकूज रखी। वो कह रहा था बहुत पहले यहाँ से निकल गया होता, लेकिन मैं सिर्फ उस शख्स को इबरतनाक अंजाम से दो चार होते देखने के लिए यहाँ रुका हुआ था। मुझे खुशी है कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हो रहा है। तुम सब की परेशानियों की जड़ भी यही शख्स है। अगर ये मजीद जिंदा रहा तो तुम लोग भी कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकोगे। वो तो ठीक है, राहील या शर्जील दोनों भाइयों में से किसी एक ने गला खनकार कर साफ करते हुए कहा, लेकिन उसे फिलहाल सीमेंट के पाइप में पैक करवा के समंदर पे पकवाने का इंतजाम सरा मुश्किल है। हमारे घर की और हम सब की नकलो हरकत की निगरानी तो पहले ही से हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है जुमा खान के होटल में उसके आने के प्रोग्राम का भी खुफिया इदारों को पता था। उस वक्त होटल की भी बड़ी कड़ी निगरानी हो रही है। मेरा ख्याल है हम उसे पाइप में पैक करके किसी गाड़ी में नहीं निकल सकते। मुझे यकीन है कि अब उस घर से जो गाड़ी निकलेगी उसकी भी तलाशी ली जाएगी, और अगर होटल की तरफ से कोई चीज किसी गाड़ी में लादी गई तो उसे भी चेक किया जाएगा। अगर हमारे आदमी रंगे हाथों पकड़े गए तो हमारे खिलाफ केस और मजबूत हो जाएगा। तुम्हें मालूम है उधर तहखाने में माल भी मौजूद है। डॉक्टर बर्नार्ड के चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। तुम लोग इस इलाके के बादशाह हो, लेकिन इतने से काम से तुम्हारे होश उड़ रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ लोगों को मारा जाता रहा है, लाशें समंदर में फेंकी गई हैं, लोगों को गायब किया गया है। तुम्हारे बाप को तो कभी किसी काम में घबराहट नहीं हुई। तुम लोग नौजवान होकर भी डरते हो, हम डर नहीं रहे। दूसरा नौजवान बर्नार्ड से भी ज्यादा नगवारी से बोला, यह वक्त वक्त की बात है और आदमी आदमी में फर्क होता है। आज अगर बाबा जिंदा होते तो वो भी एहतियात करते। इस वक्त हम जेरे अताब हैं, हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और फिर अफजल चौधरी कोई आम आदमी नहीं है। खुफिया इदारों के अलावा भी उसे मालूम नहीं किन किन लोगों की मदद हासिल है। शायद उसके अपने आदमी भी हैं जो इधर उधर मुतहरक नजर आ रहे हैं। पहला नौजवान गोया उसकी तायद में बोला, इधर हमारे हालात ये हैं कि जिस वजीर सफीर से हमारी जान पहचान थी वो हमारा फोन तक नहीं सुन रहे। हमारे कई आदमियों को बाहर से बाहर कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। मालूम नहीं उनमें से किस किस ने क्या कुछ बक दिया होगा, क्या क्या राज खोल दिए होंगे। हमें अब हर कदम बहुत एहतियात से उठाने की जरूरत है। अगर हम चारों बहन भाई जेल जाने या खुफिया इदारों के हत्थे चढ़ने से बचे रहे तो अच्छा है। शायद हम मिलजुल कर कुछ अरसा में हालात को संभालने में कामयाब हो जाएं। शर्जील ठीक कह रहा है सर, सानिया मुदबाना लहजे में बोली, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि शर्जील कौन था और राहील कौन हो सकता था। मेरा ख्याल सही था। उस चंडाल चौकड़ी में डॉक्टर बर्नार्ड की हैसियत सदर मजलिस ही की मालूम होती थी। बाकी लोगों के रवैये में उसके लिए एहतराम था। उन लोगों के बाहिमी ताल्लुक और चक्रों को समझना मुश्किल था। रेड डार्ट, कासिम बिजली, उसकी औलादें, नोजी जानू, उन सब का एक दूसरे से क्या ताल्लुक था, ये किस शतरंज के मोहरे थे, किसकी क्या हैसियत थी, ये सब बड़े तफ्तीश तलब मामलात थे। तो फिर आखिर तुम लोगों का क्या इरादा है? डॉक्टर बर्नार्ड ने बेजारी से पूछा। शर्जील बोला, मेरा ख्याल था कि उसे मारकर यहीं कहीं पैलेस में ही दफन कर देते हैं। हमारे पास बहुत जगह है, तहखाने हैं। इससे पहले भी कई लोगों को मारकर इस पैलेस की हदूद में इधर उधर दफन किया गया है। हालात ने उनकी लाशें बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। किसी को पता नहीं चल सका कि आखिर वो कहाँ गए। अब तो उनकी हड्डियां भी गल सड़ चुकी होगी। वो इंसानों को मारकर दफन कर देने का जिक्र कुछ इस तरह कर रहा था जैसे चियोंटियों को मसल कर फेंक देने की बात कर रहा हो। उनकी महल सरा की बुनियादों में इंसानों का खून रचा हुआ था, इंसानी हड्डियां मदफून थी और वो नहायत इत्मीनान से उस महल सरा में रहते थे, सुकून की नींद सोते थे। मैंने जिंदगी में बहुत से ऐसे इंसान देखे थे जिनकी इंतहाई निजी मजलिसों की गुफ्तगू सुनकर यकीन होने लगता था कि इंसान से बड़ा दरिंदा रोए जमीन पर नहीं पाया जाता। डॉक्टर बर्नार्ड तंजिया लहजे में बोला, ये तरीका इख्तियार करने में तुम्हें कोई अंदेशा महसूस नहीं होता। जो लोग अफजल चौधरी को जुमा खान के रेस्तरां में दाखिल होते देख चुके हैं वो अब कई घंटे बाद भी उसे बरामद होते नहीं देखेंगे तो यकीनन रेस्तरां की बुनियादें तक खो डालेंगे। बल्कि शायद इस वक्त वो इसी काम की तैयारी कर रहे होंगे। ऐन मुमकिन है वो तहखाना, खुफिया रास्ता सब कुछ दरियाफ्त कर लें। फिर यहाँ तुम्हारे पैलेस में ताज़ा खुदी हुई जमीन और उसमें दफन शुदा अफजल चौधरी की ताज़ा लाश भी दरियाफ्त कर ली जाए। इस सूरत में तुम कहाँ जाओगे? पैलेस बहुत बड़ा है और पहाड़ी पर वाक़ है। इसके नीचे बड़ी अजीब अजीब जगह हैं। शर्जील बोला, यहाँ एक लाश का ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ये तुम्हारा ख्याल है, बल्कि शायद खुश फहमी हो। डॉक्टर बर्नार्ड मुंह बनाकर बोला, मुझे खुफिया इदारों के लोगों से ज्यादा अफजल चौधरी के अपने आदमियों से खतरा है।
अगर वो ढूंढने पर आए तो इस पैलेस में अपनी मतलूबा सुई भी ढूंढ निकालेंगे, इनसे हमारे आदमी निपट लेंगे। ये उम्मीद राहिल ने जाहिर की थी। डॉक्टर बर्नार्ड बेजारी से बोला, तुम्हारे आदमी अगर इस काबिल होते तो हालात इतने खराब ही क्यों होते? वो सब मोटे दिमाग के आदमी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी बस ये है कि वो आंखें बंद करके तुम लोगों का हुक्म मानते हैं और गुलामों से ज्यादा तुम लोगों के वफादार हैं। अकल नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। हुक्म की तामील करने वालों में अकल होनी भी नहीं चाहिए। यह फलसफा तानिया ने बयान किया। अगर उनमें अकल होगी तो बाज अहकामात पर वो सोच में पड़ जाएगी, नफा नुकसान का हिसाब करने लगेगी, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हम जैसे लोगों को ये बातें सूट नहीं करती। डॉक्टर बर्नार्ड अब खासा बेजार नजर आ रहा था। वो एक लम्हे के लिए पुरख्याल अंदाज में खामोश रहने के बाद हाथ हिलाते हुए बोला, अच्छा तुम्हें जो भी फैसला करना है जल्दी कर लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जरा चंद मिनट के लिए एनेक्सी में जा रहा हूँ। मैं किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा, तुम इस दौरान उसका काम तमाम करो, फिर जो भी करना होगा कर लेना। मैं अब किसी बात पर जोर नहीं दूंगा। उसने अपनी मैली कुचैली बास्केट की जेब से एक मोबाइल फोन निकाला। मुमकिन है वो मोबाइल फोन के बजाय कोई और चीज रही हो, क्योंकि वो हमारे यहाँ दस्तयाब मोबाइल टेलीफोनों से काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। वो उसे उलट पलट कर देखते हुए एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। शर्जील नोजी से मुखातिब हुआ। कलंदर बख्श रस्सी लेकर नीचे गया था, वो तो वापस ही नहीं आया, पता नहीं किस धंधे में लग गया। नोजी सीधा होते हुए बोला, मैं जाकर देखता हूँ। मेरी मालूमात में ये इजाफा हुआ कि जो लहीम शहीम शख्स मेरे लिए रस्सी लेकर नीचे पहुंचा था उसका नाम कलंदर बख्श था। उसके अलावा उन लोगों की गुफ्तगू से मुझे यह अंदाजा भी हुआ कि जुमा खान या जानू के होटल और इस पैलेस नुमा मकान के दरमियान नीचे ही नीचे कोई रास्ता मौजूद था जो उन्हें एक दूसरे से मिलाता था। दोनों जगहों पर तहखाने भी मौजूद थे। उन तहखानों और जेर जमीन रास्तों के यकीनन कुछ आला किस्म के मसरफ पे रहे होंगे। गोरख धंधे काफी फैले हुए थे। उससे पहले कि नूजी अपनी जगह से हिलता, शर्जील ने किसी को इशारा किया। वो शख्स गालबन अभी तक एक कोने में मौजूद था, मुझे नजर नहीं आया था। शर्जील का इशारा पाकर वो आगे आ गया और नोजी के बराबर खड़ा हो गया। वो कलंदर बख्श से भी ज्यादा खौफनाक किस्म की चीज मालूम होता था। सूरत से ही जल्लाद मालूम होता था। कनी दाढ़ी मूंछों के साथ उसके सर के बाल भी कंधों तक लंबे थे और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो स्याह शलवार के ऊपर सिर्फ बुनियाद पहने हुए था। शायद उसके वजूद में आतिश गैज़ो गज़ब कुछ ज्यादा ही भड़क रही थी, जिसकी वजह से वो अपने तन पर कमीज की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके हाथों में स्याह रंग की MP5 थी। उस गन के बगैर भी वो कुछ कम खौफनाक नजर नहीं आता होगा। शर्जील नोजी से मुखातिब हुआ। कलंदर बख्श ने उसे बांध तो दिया होगा। मेरा ख्याल है तुम उसका किस्सा भी खत्म कर दो। नोजी का दायां हाथ जख्मी था, उसके बावजूद वो एक अदाए बेनियाजी से बोला, क्या करना है इसका, गोलियां मारूं या ज़िबा करूं? उसने बाएं हाथ से जेब से एक टीटी निकाल लिया था। जिस अंदाज से उसने पिस्टल पकड़ा हुआ था उसे पता चलता था कि वो बाएं हाथ से भी गन इस्तेमाल करने में माहिर था। उसने गन का जायजा लेते हुए नाहिद सरसरी से लहजे में दोबारा पूछा, इसे गोलियां मारनी है या ज़िबा करना है? अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कोई खानसामा किचन में जाने से पहले मालिक से पूछ रहा हो कि वो मुर्ग सालिम ही तैयार करके लाए या उसके टिक्के बना ले। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे इर्द गिर्द चलते फिरते बज़ाहिर आम से नजर आने वाले लोगों में बाज कितने सफाक और तरिंदा सिफ्त होते हैं, उनकी सरगर्मियां क्या होती हैं और वो अपने मखसूस अड्डों पर अपने काबू में आए हुए इंसानों से क्या सलूक करते हैं। शर्जील बेपरवाही से हाथ हिलाकर बोला, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन नहायत सफाई से करो और जल्द अज जल्द उसकी लाश गायब कर दो। मुझे लग रहा है कि जल्द हमारे खिलाफ कोई एक्शन शुरू होने वाला है। नोजी नहायत मुस्तैदी से उसी वार्डरूम की तरफ बढ़ा जिसमें मैं दरवाजे के पीछे खड़ा अपने बारे में उन मुअज़्ज़िज़ीन के अजीम मशवरे और इरशादात आलिया सुन रहा था। वह बहुत तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा था। मेरे लिए अब फौरी तौर पर बाहर आना जरूरी हो गया था। मैं अलमारी में मोर्चा बंद होना नहीं चाहता था। मैंने बाहर आने में कुछ ताखीर भी कर दी थी। मुझे डॉक्टर बर्नार्ड को भी कमरे से बाहर जाने का मौका नहीं देना चाहिए था और उस वक्त ही सामने आ जाना चाहिए था जब वो कमरे में मौजूद था। यूं मैं एक वक्त में उस पूरी चंडाल चौकड़ी से निपटने की कोई तदबीर कर सकता था, लेकिन उनकी ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के इंतजार में मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की थी। जितनी तेजी से नोजी वार्डरोब की तरफ बढ़ा था उससे ज्यादा तेजी से मैंने बाहर निकलकर उसके मुंह पर क्लशिंकोफ रसीद कर दी। वो उलटकर कमरे के वस्त में जा गिरा, लेकिन बिलाशुबा वो बड़ा ही सख्त चाहन आदमी था। उसका हाथ पहले ही जख्मी था और मेरी ये ज़र्ब भी उसे लिटा देने के लिए काफी थी, मगर वो बदबख्त मशीनी गुड्डे की तरह उछल कर उठ खड़ा हुआ। टीटी पिस्टल उसके हाथ से छूटा नहीं था, लेकिन शायद उस लम्हे उसे सही तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पिस्टल बुलंद किया। मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी समत में अंधाधुंध पिस्टल खाली कर देगा। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मौत के अलावा शायद कोई चीज उसे रोक ही नहीं सकती थी। उस एक पल में मुझे अपनी या उसकी जिंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना था। मैंने क्लशिंकोव का ब्रस्ट मारा, उसका आधा सर और चेहरे का कुछ हिस्सा उड़ गया। कुछ गोलियां सीने में विपस्त हो गई। उसके गिरने से पहले ही मैंने क्लशिंकोव से बाकी लोगों को कवर कर लिया। वो सब दम बखुद बैठे थे। उन्हें शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा था कि राहिल और शर्जील के पास कोई हथियार नहीं था। उस किस्म के लोग हथियार अपने पास रखने की जहमत नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादातर हथियार बरदारों की हिफाजती घेरे में रहते हैं। उन्हें मार दहाड़ के कामों में अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ان کی ایک جنبش ابرو یہ سارے کام کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے راہیل اور شرجیل کی زیادہ فکر نہیں کی تھی۔ میں نے اس خبیث صورت شخص پر نظر رکھی تھی جو بنیان اور شلوار میں تھا۔ حالانکہ اس کے ہاتھ میں MP5 موجود تھی، لیکن حیرانی کی شدت کے باعث شاید وہ اسے بھول ہی گیا تھا۔ حالانکہ اس کے ہاتھ میں MP5 موجود تھی، لیکن حیرانی کی شدت کے باعث شاید وہ اسے بھول ہی گیا تھا۔ میں نے جب نوزی کو کلاشنکوف مار کر گرایا اور پھر جب اس پر برسٹ مارا، اس دوران وہ خبیث صورت چاہتا تو MP5 سے مجھے چھلنی کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ کہ میں اس کی طرف سے ہوشیار تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ MP5 کو ایک بیکار چیز کی طرح دونوں ہاتھوں سے تھامے ساکت کھڑا رہا۔ پلک جھپکنے میں اس کے سامنے جو کچھ ہو گیا تھا شاید اسے نظر کا دھوکا لگ رہا تھا، لیکن جب میری کلاشنکوف کا رخ اس کی طرف ہو چکا تب شاید اس کا موٹا دماغ حرکت میں آیا۔ پھر اس نے کلاشنکوف کی بھی پرواہ نہیں کی۔ موٹے دماغ والوں کے ساتھ بعض اوقات یہی مشکل ہوتی ہے، وہ صحیح وقت پر خطرے کا احساس نہیں کر پاتے۔ انہیں ایک آدھ لمحے کی تاخیر ہو جاتی ہے اور کبھی وہ صحیح وقت سے ایک آدھ لمحہ پہلے کچھ کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اپنی دانست میں بڑے سٹائل سے پوزیشن لیتے ہوئے ایک گھٹنے کے بل کھڑے ہوتے ہوئے MP5 سیدھی کی، لیکن میں نے اسے سٹائل مارنے یا گن استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے ٹریگر دبانے کی مہلت نہیں ملی۔ کلاشنکوف کا برسٹ اس کے سینے پر پڑا اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ تانیہ اور ثانیہ فائرنگ سے بچنے کے لیے صوفوں سے فرش پر اوندھی گر گئی تھی۔ راہیل بددستور بت بنا بیٹھا تھا۔ شرجیل نے اس لمحے عجیب حرکت کی، وہ اچانک ہی صوفے سے اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ اس کا کمرے سے باہر جانا میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ میں نے گن جھکاتے ہوئے اس کے پیروں پر فائر کیا، وہ اوندے منہ گر گیا۔ ثانیہ نے اسے گرتے دیکھ لیا، وہ احتیاط اور خوف سب کچھ بھول کر یکدم چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ غالباً جوڈو کراٹے جانتی تھی۔ این ممکن تھا کہ دونوں بہنیں مارشل آرٹ سے واقفیت رکھتی ہوں، تاہم اس وقت صرف ثانیہ چیختی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ ذلیل، تم نے میرے بھائی کو بھی مار دیا۔ اس نے لات گھما کر اس طرح میری کلائی پر مارنے کی کوشش کی کہ کلاشنکوف میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، لیکن اگر اس قسم کے داؤ پیچ مجھ پر چلنے لگتے تو یہ میرے لیے خاصا شرم کا مقام ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اس کی لات میری کلائی پر پڑتی، میں نے اس کی ران کے نچلے حصے پر ٹھوکر رسید کی جس سے گوشت پھٹ جاتا تھا۔ وہ کلابازی کھا کر دور جا گری۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی تھی۔ ملائمت اور شائستگی سے کہا، آئی ایم سوری ینگ لیڈیز، میں تم جیسی نازک اندام اور نفیس لڑکیوں کے ساتھ ہاتھا پائی پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت راحت کا موقع نہیں ہے۔ میں ماربل کے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں چاروں سمتوں میں دروازے تھے۔ ڈاکٹر برنارڈ کو میں نے خود کمرے میں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ بھی واپس آ سکتا تھا اور خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اس کے اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن بہرحال ریڈ ڈاٹ کا آدمی تھا، میرا اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہی بہتر تھا۔ اس کے علاوہ مجھے معلوم تھا کہ اس مکان پر بہت سے مسلح افراد تعینات تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف دوڑ پڑے ہوں گے، بلکہ میرے حساب سے تو انہیں اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اگر انہیں وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی تو شاید یہ میری خوش قسمتی تھی۔ میں کسی ایسی جگہ پوزیشن لینا چاہتا تھا جہاں میں کمرے میں موجود افراد کو کلاشنکوف کی زد پر رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں سے بھی اپنا دفاع کر سکوں۔ وہ یقیناً کسی بھی لمحے کمرے پر دھاوا بولنے والے تھے۔ اگر راہیل، شرجیل، تانیہ اور ثانیہ وغیرہ میری گن کی زد پر رہتے تو میں انہیں اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ انہیں گزن سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے محافظ فوری طور پر مجھ کو گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ پوزیشن لینے کے لیے مجھے کمرے میں ماربل کے اس ستون کے علاوہ کوئی آڑ میسر نہیں تھی۔ راہیل کی آواز شاید ٹھکانے آ چکے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے بھائی شرجیل کی طرف دیکھا جو فرش پر اٹھ بیٹھا تھا مگر اپنی دونوں ٹانگیں پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا اور نفیس شلوار پائنچے سرخ ہو چکے تھے۔ راہیل دانت پیس کر بولا، تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر تمہاری آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ کوئی بات نہیں، مجھے ان کے پچھتانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فی الحال تو ان کے آنے کی آثار نہیں ہیں۔ میں ان سب کے علاوہ دروازوں پر بھی نظر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا یہ اندیشہ غلط ہی ثابت ہوا کہ راہیل شرجیل کے مسلح محافظ کمرے پر دھاوا بولیں گے۔ اس کی بجائے باہر سے میگا فون پر کسی کی تومکانہ آواز سنائی تھی، اس کمرے میں جو بھی مسلح افراد موجود ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں، یہ پورا مکان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گھیرے میں ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے کسی نے پوچھا، مسٹر افضل، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ یہ آواز بھی میرے لیے اجنبی تھی۔ جی ہاں، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ باہر گہرا سکوت چھا گیا، شاید انہیں میرا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، آپ لوگ تشریف لے آئے، اب ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحے بعد باہر کے دروازوں سے کچھ چہروں نے محتاط انداز میں کمرے میں جھانکا، صورتحال کا جائزہ لیا، پھر کچھ لوگ گننے لیے اندر آ گئے۔ سب سادہ لباسوں میں تھے اور سب میرے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے سب کی تلاشی لی، صرف جانو کی جیب سے ٹیٹی نکلا۔ مضبوط کاٹھی کا کدہڑ عمر اور باروب سا شخص آگے آ کر مسافر کی ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے چیشتی کہتے ہیں، اب یقیناً مسٹر افضل ہیں۔ میں ستون کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ میں نے کلاشنکوف بغل میں دباتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اب ٹھنڈا پینا پسند کریں گے یا گرم؟
उसने अजीब से नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी हिस्से मजाक के इस बेहुदा मुजाहरे पर मुझे सख्त लहजे में कोई नसीहत करे या उससे महजूज हो सके। उसने गालबन खामोश रहना और कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करना ही बेहतर समझा। मैंने गहरी संजीदगी से मजीद कहा, बेशक घर और ड्राइंग रूम दूसरों का है, लेकिन आदाब मेजबानी का ख्याल रखने में क्या हर्ज है। चिश्ती साहब मेरी बात का जवाब देने के बजाय कमरे में इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने अपने आदमियों को हदायत देना शुरू कर दी। हथियार कब्जे में ले लिए जा रहे थे, लाशों को ढांपा जा रहा था और जख्मी शर्जील के लिए तभी इमदाद का बंदोबस्त किया जा रहा था। दफातन उस बाथरूम का दरवाजा एक बार फिर वाह हुआ जिससे मैं एक कमरे में वारद हुआ था। उस दरवाजे से चंबेली बरामद हुई और यूं लड़खड़ाती हुई तेजी से आगे आ गई जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो दोनों हाथ उठाए हुए थी। उसके पीछे शफी शाह और दूसरे 2 अफराद गन्ने उठाए कमरे में दाखिल हुए। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैंने बआवाज बुलंद शफी शाह को मुखातब किया। उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी उसी वार्डरोब के रास्ते कमरे में दाखिल हुए। उनके पास जदीद साख्त की गन्ने थी। कमरा नहायत तवील और अरीज होने के बावजूद भरा भरा नजर आने लगा। शफी शाह कदर शर्मिंदगी से बोला, सर हम तो कब के पहुंच गए होते, लेकिन इन सरकारी लोगों ने बीच में टांग अड़ा दी। इनके पास कुछ इतलात जमा हो गई थी जिनकी रोशनी में फौरी तौर पर कार्रवाई करना जरूरी था। इन्होंने हमसे कहा, बल्कि यूं समझिए कि हमें तकरीबन हुक्म दिया कि कार्रवाई को ज्यादा नतीजा खेज बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। अगर मुझे बर वक्त होश ना आता तो तुम लोगों की कार्रवाई बहुत ही ज्यादा नतीजा खेज हो जाती, यानी मेरा किस्सा पाक हो चुका होता। मैंने कहा। चिश्ती साहब मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दोस्ताना लहजे में अंग्रेजी में बोले, अच्छे मकासद के हसूल के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है अफसर साहब। ठीक है सर। मैंने सादत मंदी से सर हिलाया। आइंदा भी कुर्बानी के बकरे की जरूरत हो तो इस खादम को जरूर याद फरमाइएगा। नहीं जनाब, इसकी कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। चिश्ती साहब ने मुझे यकीन दिलाया। आपको शायद अंदाजा नहीं कि थोड़े से सब्र तहम्मुल और आपके साथियों के ताउन की वजह से कितनी बड़ी मुहिम सर हो गई है। कासिम बिजली करसे से हमारी वाच लिस्ट पर था। वो कभी लंबे अरसे के लिए पकड़ा नहीं जा सका, हत्ता के मारा गया। उसके मरने के बाद भी उसके तमाम धंधे इसी तरह चल रहे थे। इस वक्त हमने आपके साथियों के ताउन से 2 तरफ से धावा बोला, यानी हमने मकान को भी घेरे में ले लिया और तमाम मुसल्लह मुहाफिजों को काबू में किया। और इधर जुमा खान के होटल का तहखाना और वो खुफिया रास्ता भी आपकी वजह से दरियाफ्त हो गया, जो होटल को और उस मकान को आपस में मिलाता है। हमें इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे किसी रास्ते की मौजूदगी का इल्म नहीं था। आपको तो अभी ना जाने किस किस बात का इल्म नहीं है सर। वो सुनी अनसुनी करके बात जारी रखते हुए बोले, कासिम बिजली डार्क माफिया के उन खास आदमियों में से एक था जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हमें यह बात आज मालूम हुई कि उसकी असल जखीरा गाह जुमा खान का होटल था। उसके तहखाने और पिछली कोठरियों में आटे, दाल और नमक वगैरह की चौपोरियां और थैले मौजूद रहते थे। उन्हीं के बेज में ड्रग्स की थैलियां पैक होती थी। सब कुछ हमारे हाथ आ गया है। हमारे हक में यह अच्छा हुआ है कि आप उनकी कैद में मौजूद थे। कासिम बिजली न सही, उसकी औलादें गोया रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। मैंने राहील और शर्जील की तरफ इशारा किया। क्या ये दोनों नौजवान अपने बाप के धंधों में मुलव्वस थे? पूरी तरह। चिश्ती साहब ने वसूख से जवाब दिया कि उसकी जिंदगी में भी बहुत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रग्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करते थे। पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक में भाग दौड़ में मसरूफ रहते थे। बाप के कत्ल के बाद तो पूरा कारोबार ही इन्होंने संभाल लिया था, लेकिन फिलहाल इन्हें दुश्वारियां पेश आ रही थी। अभी इनके कदम बाप की तरह मजबूती से जमने नहीं पाए थे। आपने कदम बिल्कुल ही उखाड़ दिए। मैंने कहा, यह भी अच्छा ही हुआ कि यह काम हमारे हाथों अंजाम पा गया, वरना हमारे यहाँ एक की बजाय 2 कासिम बिजली हो जाते। चिश्ती साहब ने दोनों नौजवानों की तरफ इशारा किया। क्या ये दोनों लड़कियां भी इन धंधों में मुलव्वस थीं? मैंने तानिया और सानिया की तरफ इशारा किया, जो अब सोफे पर बैठी थीं और कुछ मुजहमल नजर आ रही थी। उनकी मखसूस सरकशी और तेजी उतरारी उस वक्त मफकूद नजर आ रही थी किसी हद तक। चिश्ती साहब ने जवाब दिया, फिलहाल इन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है। तफ्तीश के बाद शायद मजीद कुछ हकाइक सामने आए। 2 आदमी गन्ने लिए दोनों लड़कियों के दाएं बाएं खड़े थे। वो मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन अब उनकी नजरों में मेरे लिए गैज़ो गज़ब भी नहीं था, जिस पर मुझे हैरत थी। चिश्ती साहब बात जारी रखते हुए बोले, आपकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। आपने न सिर्फ खुद अपनी हिफाजत उम्दा तरीके से की, बल्कि हमारी मदद के बगैर ही इन 2 बड़े बदमाशों का भी किस्सा पाक कर दिया, जो इस कमरे में खूनरेजी का सबब बन सकते थे। दफातन मुझे एहसास हुआ कि उस हड़बोंग में एक शख्स का ख्याल तो मेरे जहन से निकल गया था, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम था। मैंने हड़बड़ा कर चिश्ती साहब से पूछा, आपने मुकम्मल तौर पर मकान का मुहासरा किया था? जी हाँ। क्यों? उन्होंने किसी और तरफ मुतवज्जा होते हुए पलट कर पूछा। आपके आदमी बाहर भी मौजूद हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको अचानक क्या याद आ गया है? यहाँ रेड डार्ट का भी एक आदमी मौजूद था। वो यहाँ हंगामा शुरू होने से कुछ ही देर पहले बाहर गया था। जरा अपने आदमियों से मालूम कीजिए वो भी हाथ आया या नहीं। मैंने बेताबी से कहा, रेड डार्ट का आदमी? क्या आपको उसका नाम मालूम है? चिश्ती साहब की पेशानी पर शिकने ऊपर आई। डॉक्टर बर्नार्ड है उसका नाम। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, लेकिन वो हुलिया बदले हुए है, तकरीबन स्याह फार्म बना हुआ है, धोती वास्कट में है। उसका हाथ आना बहुत जरूरी है। अगर वो इस मकान में या होटल के तहखाने में मौजूद था तो जरूर पकड़ा गया होगा। चिश्ती साहब बोले। उनका यह ख्याल दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से जितने भी आदमी हिरासत में लिए गए थे, उनमें डॉक्टर बर्नार्ड शामिल नहीं था। माली और
خان سامہ تک فی الحال ایک طرف بٹھا دیے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر برنارڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خود مکان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتا رہا، انیکسی میں بھی گیا۔ شفیع شاہ کے ساتھ میں نے اس زیر زمین راستے کا بھی سفر کیا جو اس مکان سے جمعہ خان کے ہوٹل تک جاتا تھا۔ اس کا کچھ حصہ تو وہی تھا جہاں سے میں ہوش میں آنے کے بعد فرار ہوا تھا اور وارڈروب کے راستے نکلا تھا۔ اس سے پیچھے وہ راستہ مزید 2-3 فرلانگ لمبا تھا اور اس میں کئی گیٹ اور کوٹڑیاں تھیں۔ اس وقت مجھے ان بھول بھلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اس خیال سے کوئی سنسنی محسوس ہو رہی تھی کہ تہخانوں وغیرہ سے کیا کچھ برآمد ہوا تھا۔ میں سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اس تصور سے ہی میرا دل ڈوب رہا تھا کہ ڈاکٹر برنارڈ کسی طرح اس آپریشن کے دوران نکل گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب راہیلہ کو اس کارروائی کی تفصیلات کا پتہ چلے گا اور یہ علم ہوگا کہ ڈاکٹر برنارڈ میرے سامنے آنے اور ایک زیر محاصرہ مکان میں موجود ہونے کے باوجود نکل گیا تھا تو دل میں کیا سوچے گی۔ راہیلہ کے آدھے سیاہ چہرے کو درست کرنے کے لیے جس طبی شعبے کی ضرورت تھی وہ صرف ڈاکٹر برنارڈ کے پاس تھا۔ جب سے ڈاٹ کا خاتمہ ہوا تھا میرے دل میں صرف یہی پھانس رہ گئی تھی کہ کسی طرح ڈاکٹر برنارڈ ہاتھ آ جائے۔ راہیلہ بظاہر بے پرواہ اور بے نیاز بنی ہوئی تھی کہ اسے اپنے آدھے سیاہ آدھے سفید چہرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں اس کی بات پر پوری طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھلا کوئی لڑکی اس ہیت قضائی کے ساتھ زندگی کیوں گزار سکتی تھی، اور لڑکی بھی وہ جو بلا کی حسین رہی ہو؟ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ محض میرا دل رکھنے کو بے نیاز بنتی تھی، ایک بدصورت حقیقت کے سامنے دلیر نظر آنے کی کوشش کرتی تھی کہ کہیں میں کسی احساس جرم میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، ورنہ وہ تو کراچی میں آرام سے ایک محدود اور پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی۔